तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कल मुंबई की लगातार तीसरी हार, वही हालात, हार्दिक पांड्या को लेकर वही हुटिंग, रोहित का वही शोर और मुंबई का बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस, लगभग लोएस्ट ही स्कोर मुंबई का। और ये आईपीएल के शुरुआती 3 मैच में बुरी हार। ज़्यादातर लोग खुश हैं, उसकी वजह है सभी ये कहते हैं कि रोहित अच्छा खेले और मुंबई हारती जाए। हालांकि कल रोहित 0 पर आउट हो गए थे। खैर, आते हैं आज की कहानी के ऊपर। बात इसी साल की शुरुआत की है, 29 जनवरी 2024। हरिद्वार की रहने वाली एक फैमिली देहरादून पहुंचती है। देहरादून में जाकर वहां के कोतवाली पुलिस स्टेशन में वो एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती हैं। वो कहती हैं उनकी एक बेटी है, 24 साल उम्र है और नाम है शाहनूर। शाहनूर करीब पिछले 1-2 साल से देहरादून में ही रहती थी, एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी और सब कुछ ठीक था। हमेशा घर वालों से बातचीत भी होती थी, कई बार कई दिन बाद बातचीत होती थी, लेकिन उसकी खबर, उसकी खैरियत मिलती रहती थी। लेकिन फिर 29 बल्कि 26 दिसंबर के बाद से शाहनूर का कोई फ़ोन नहीं आया। तो उन्होंने पहले इधर उधर ढूंढा, फिर लगा कहीं चली गई। कई बार ऐसा हुआ कि वो अपने दोस्तों के साथ कई छुट्टियां मनाने भी चली जाती है। तो घर वालों को लगा कि ऐसा हो सकता है कि वो कहीं गई हो, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता, शाहनूर का मोबाइल बंद, उसका कोई कॉल नहीं आ रहा है। अब घर वालों को फिक्र हुई, वो देहरादून पहुँचे। देहरादून में जहाँ वो रेंट पर रहती थी उस घर से पता किया। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि नहीं, वो तो करीब 26 दिसंबर को वो आखिरी बार काम पर गई थी ब्यूटी पार्लर में जहाँ वो काम करती थी। तो ये माना गया कि 26 दिसंबर तक तो उसे देखा गया, 27 तारीख से उसे किसी ने नहीं देखा। अब इसके बाद हर तरफ ढूंढने और भटकने के बाद फैमिली पुलिस के पास पहुंचती है। अब पुलिस शाहनूर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है। घर वालों से पूछताछ के बाद शुरुआत में पुलिस को यही लगा कि कहीं होगी, कहीं घूमने चली गई होगी, उसका पिछला रिकॉर्ड बता रहा था। तो पुलिस भी ज़्यादा फिक्रमंद नहीं थी, उसे लगा लौट आएगी। लेकिन घर वाले लगातार कोतवाली के चक्कर काट रहे हैं। अब पुलिस को फिक्र हुई, पुलिस ने अब इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पार्लर से पहले पूछताछ हुई, फिर इसके बाद पुलिस उस घर में पहुंची जहां पे वो देहरादून के जिस इलाके में वो रहा करती थी, वो एक इलाका था वहाँ पर, संस्कृति विहार कॉलोनी देहरादून में। वहाँ जाने के बाद पता किया, तो जब वहाँ पहुंची पुलिस तो पता किया तो 2 चीज़ें पता चली। इस संस्कृति विहार के 2 अलग अलग इलाकों में या 2 अलग अलग घरों में शाहनूर रहा करती थी। एक घर तो उसने जो छोड़ दिया, वहाँ की लैंडलॉर्ड और बाकी लोगों से पता चला तो उन्होंने कहा कि हाँ वो यहाँ पहले रहती थी, छोड़ दिया। तो छोड़ने की वजह क्या थी, तो पता चला उसका फिर एक दोस्त आया और उस दोस्त ने वहाँ पर आकर उससे बातचीत की थी और फिर ये दोनों एक दूसरे घर में जाकर शिफ्ट हो गए और दोनों वहीं रहने लगे। अब पुलिस उस दूसरे घर में पहुंची तो पता चला हाँ यहाँ पर शाहनूर रहा करती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक लड़का भी उसके साथ रहता था। अब पुलिस को पता ही नहीं वो लड़का कौन है। रेंट पे मकान लड़की के नाम पर, सब कुछ एग्रीमेंट। अब पुलिस उस लड़के के बारे में परिवार से पूछती है, परिवार को कोई जानकारी नहीं कि किसी लड़के के साथ वो रह रही है। परिवार को लगा ये गलत, पुलिस के पास खबर है। लेकिन पुलिस की टीम लगी रही और धीरे धीरे पता किया। आखिरकार कुछ मुखबिरों के ज़रिए, कुछ बाकी कैमरे और सर्विलांस के ज़रिए मोबाइल के, शाहनूर के, पुलिस ने पता किया कि एक लड़का कुछ महीने से शाहनूर के साथ रहा करता था और उसका नाम है राशिद। अब जब राशिद के बारे में खंगाला गया तो पता चला कि राशिद जो है वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। शाहनूर हरिद्वार की रहने वाली थी और राशिद मुजफ्फरनगर का। मुजफ्फरनगर और हरिद्वार के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी है नहीं, लगभग सड़क के रास्ते आप जाएं तो घंटे भर का सफ़र होगा या 1.5-2 घंटे। अब पुलिस किसी तरीके से राशिद का पता ढूंढती और उसके घर पहुंचती मुजफ्फरनगर, लेकिन पता चलता कि वो वहाँ पर है नहीं। इधर इस घर में भी, देहरादून में, वो संस्कृति विहार कॉलोनी में नहीं था। घर पे पता चला कि मुजफ्फरनगर में भी नहीं है। अब यूं राशिद का गायब होना पुलिस को थोड़ा खटकता है। अब पुलिस राशिद पे ज़ीरो इन करती है, पता करती है कि देहरादून में उसको कब देखा गया,
तो पता चलता है कि राशिद भी जब शाहनूर गायब हुई उसी के आसपास उसका लास्ट लोकेशन देहरादून में था, उसके बाद वो भी गायब हो गया। अब पुलिस के दो सोच आ रही है, एक ये कि शाहनूर गायब है, राशिद भी गायब है, या तो ऐसा है कि दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और कहीं शादी करके घर वालों की वजह से कहीं दूर चले गए हों, छुप गए हों। लेकिन फिर ये भी ख्याल आया कि दोनों जब एक साथ लिव इन में रह रहे हैं तो उनको भागने की ज़रूरत क्या है। लेकिन दोनों की गुमशुदगी, दोनों का कोई सुराग न मिलना पुलिस को परेशान कर रहा था, और तब तक ये भी था कि कुछ भी हो सकता है, या तो दोनों को या किसी एक को। लेकिन पुलिस की तफ्तीश जारी रही। अब सुराग और सिरा एक ही था, और वो था राशिद, क्योंकि शाहनूर को जितना ढूंढने की कोशिश की गई नाकाम। अब पुलिस ने सारा फोकस राशिद के ऊपर किया। पुलिस ने मुखबिरों के जाल बिछाए। जिस संस्कृति विहार कॉलोनी में शाहनूर रहा करती थी, उस घर के इर्द गिर्द भी मुखबिरों को लगाया गया कि शायद कभी भटकते हुए यहाँ पे राशिद आ जाए। तो मुखबिर लगे रहे, पुलिस ढूंढती रही, वक्त बीतता रहा। दिसंबर 2023 का मामला था। जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, मार्च आ गया। शाहनूर को गायब हुए करीब 3 महीने हो चुके। 3 महीने में उसकी कोई खबर नहीं, न कोई फ़ोन, न कोई मैसेज, न कहीं और किसी शहर से। इस दौरान में पुलिस कई शहरों में भी गई जहाँ जहाँ उसको क्लू मिलता कि शाहनूर का कोई रिलेटिव है या राशिद का कोई जो दोस्त है, पर खाली हाथ लौट आती देहरादून पुलिस। इस तरीके से वक्त बीतता रहा और मार्च का महीना आ गया। पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। तभी अभी हाल की बात है कि अचानक एक रोज़ पुलिस को एक मुखबिर से पता चला कि राशिद जैसा एक शख्स उसी शालीमार कॉलोनी में देखा गया है, और हुलिये से यही लग रहा है कि वो राशिद है। अब पुलिस को पहले तो ये हुआ कि क्यों आएगा और कैसे आएगा, जबकि अगर मान लो कि उसने कुछ किया। फिर ये भी हुआ कि अगर कुछ नहीं किया, हो सकता दोनों कहीं और शिफ्ट हो गए तो आ भी सकता है। ये बात है 30 मार्च की, अभी मतलब 2 दिन पहले, हाँ बल्कि आज 3-4 दिन पहले की। तो राशिद की तस्वीर और सारी चीज़ें थी। मुखबिर की खबर आई, लोकल पुलिस भागकर मौके पर पहुंची। वहाँ पे मुखबिर ने बताया कि राशिद इसी घर के आसपास घूम रहा है। पुलिस वहाँ पहुंची, मुखबिर के इशारे पर एक शख्स को दबोचती है, उससे उसका नाम पूछती है। वो घबराता है, बताता मेरा नाम राशिद है। अब पुलिस उससे पकड़कर कोतवाली ले आती है। कोतवाली लाने के बाद अब पुलिस उससे पूछताछ करती है और शाहनूर के बारे में बताती है। वो कहता मुझे मालूम नहीं, मैं तो देहरादून कब का छोड़ चुका। पुलिस पूछती है कि तुम गायब कहाँ थे? उसने बोला मैं काम के सिलसिले में गया, पहले अपने घर गया, फिर वहाँ से मैं पानीपत चला गया, मुजफ्फरनगर से। पानीपत में मैं जॉब किया करता था, मेरी सिस्टर भी रहती है। पुलिस ने घर वालों से फ़ोन करके क्रॉस चेक किया तो पता चला हाँ इसकी एक बहन पानीपत में है, और ये बीच में पानीपत में था और वहाँ नौकरी भी कर रहा था। पुलिस को लगा फिर कुछ गड़बड़ है, शाहनूर पता नहीं कहाँ है। लेकिन कोई और दूसरा शक करने वाला बंदा भी नहीं था, क्योंकि यही दोनों लिव इन में रह रहे थे, और हाल के वक्त में लिव इन की बहुत सारी कहानियाँ सामने आई थी जिसका खूनी अंजाम हम सब ने देखा। तो देहरादून पुलिस को लगा कि राशिद कुछ छुपा रहा है। इसी के बाद अब देहरादून पुलिस ने सख्ती की। कई घंटे तक छकाने के बाद आखिरकार फिर राशिद टूट गया, और राशिद ने फिर पूरी कहानी सुनाई। और उस कहानी को सुनाने के बाद पुलिस से उसने कहा कि चलिए अब आपको शाहनूर से भी मिलवा देते हैं। अब पुलिस की एक टीम राशिद को लेकर शाहनूर को ढूंढने के लिए निकलती है। अब राशिद पुलिस के शिकंजे में, और पुलिस राशिद के कहने पर देहरादून से सहारनपुर की तरफ सड़क पर अपनी गाड़ी के कारवां को दौड़ाती है। गाड़ी चल रही है। देहरादून से बाहर निकलने के बाद करीब 5-6 किलोमीटर आगे एक आशा रोडी नाम की जगह है, और वहाँ आसपास खाई है, थोड़ा जंगल है। तब वहीं पे पहुँचे। राशिद ने अचानक मेन सड़क से गाड़ी को कच्चे रास्ते पर उतारने को कहा। वहाँ जंगल और खाई। पुलिस की टीम ने गाड़ी रोकी। उसके बाद अब सब गाड़ी से उतर गए और वो अब पैदल चलने लगा। पैदल चलने के बाद उधर सन्नाटा, शायद ही कोई उधर जाए। कुछ देर तक वो पुलिस को चलाता रहा। पुलिस उसके पीछे पीछे चलती रही। पुलिस ये भी सोच रही है कि यहाँ इस इलाके में शाहनूर कहाँ मिलेगी, यहाँ ना कोई घर है, ना कोई रिजॉर्ट है, ना गेस्ट हाउस है, बियाबान, सुनसान, जंगल और खाई। खैर पुलिस चलती रही।
और आखिरकार चलते चलते एक जगह राशिद रुकता है और फिर एक झाड़ियों के बीच एक खाली जगह की तरफ उंगली करता है और इशारा करके पुलिस को कहता है कि वहाँ एक बैग पड़ा है, जाइए उस बैग को खोलिए, शाहनूर उसी में। पहले तो पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता, यकीन नहीं होता, लेकिन फिर पुलिस की टीम, क्योंकि राशिद के इशारे पर ही चल रही थी, धीरे धीरे उस बताए हुए जगह पर पहुंचती है, झाड़ियों को हटाती है और देखती है सचमुच वहाँ एक बड़ा सा बैग पड़ा हुआ है। बैग के करीब जाते ही पुलिस को एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। बैग भी लगभग सड़ी हुई हालत में हो चुकी थी नीचे की तरफ से। पुलिस की टीम बड़ी मुश्किल से बैग का चेन खोलती है। जैसे ही चेन खोलती है, अंदर एक बेहद सड़ी गली लाश ठूंसी पड़ी थी। अब उस बैग समेत उस लाश को लेकर पुलिस देहरादून वापस आती है। आने के बाद उसको मुर्दा घर भेजती है पोस्टमार्टम के लिए। उस बैग के साथ कुछ लाश की चीज़ें भी थीं। शाहनूर के घर वालों को बुलाया जाता है। उनमें से कुछ चीज़ों को देखकर वो पहचान जाते हैं कि यह शाहनूर है। यानी बैग में बंद शाहनूर मर चुकी थी और पिछले 3 महीने से उसी जगह पर, जिस जगह पर 30 मार्च को राशिद देहरादून पुलिस को लेकर गया, उस बैग में बंद पड़ी थी। बुरी तरह से सड़गल चुकी इस लाश के पोस्टमार्टम के बाद, चूंकि ये मामला कत्ल का है, तो पुलिस ने तय किया कि वो डीएनए भी कराएगी ताकि पुख्ता हो जाए कि वो लाश शाहनूर की है, क्योंकि पहचाने जाने लायक तो है नहीं। हालांकि परिवार ने कुछ निशानियों के आधार पर उस लाश की शिनाख्त अपनी बेटी के तौर पर किया। तब बैग से शाहनूर तो बरामद हो गई, लेकिन सवाल बाकी था कि आखिर राशिद जो शाहनूर के साथ लिव इन में रहता था, उससे प्यार करता था, शाहनूर उससे प्यार करती थी, तो फिर शाहनूर अचानक इस बैग तक कैसे पहुंची? अब जब बैग का पता बता ही चुका था, बैग बरामद करा चुका था, तो बाकी और आगे की कहानी भी राशिद को अब बताने में कोई इशू था नहीं। अब उसने बाकी की कहानी सुनाई। उसने कहा बात 2018 की है। एक रोज़ मैंने एक नंबर मिला है, इत्तेफाक से वो नंबर जो है रॉन्ग नंबर लग गया, कोई एक आध डिजिट आगे पीछे हो गया। फ़ोन एक लड़की ने उठाया। उस लड़की ने कहा, मैंने कहा ये, उसने कहा नहीं ये गलत नंबर है। तो फिर मैंने सॉरी बोला, पर उसने भी बड़े प्यार से कुछ कहा नहीं, फ़ोन रख दिया। लेकिन उसके बाद मुझे उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी, ये राशिद ने कहा, और आवाज़ अच्छी लगी तो फिर हिम्मत करके दोबारा कॉल किया। दोबारा उसने उठाया तो उसने बताया कि मैंने इस बार रॉन्ग नंबर नहीं किया है, बल्कि आपसे बात करने के लिए किया है। वो भी हंसी। फिर धीरे धीरे दोनों इसी तरीके से बात करने लगे। बात दोस्ती तक पहुंची। अब चूंकि राशिद मुजफ्फरनगर में रहता था और ये जो लड़की थी ये हरिद्वार की थी, लेकिन देहरादून में जॉब के सिलसिले में पहुंच गई थी शाहनूर, तो दूरी ज़्यादा नहीं थी। जैसा मैंने बताया, मुजफ्फरनगर से देहरादून 2-3 घंटे का रास्ता। तो पहले फ़ोन पर बात होती रही, फिर दोनों करीब आए, मुलाकात हुई, मिलने की चाहत बढ़ी और आखिरकार राशिद एक बार देहरादून पहुंच गया। देहरादून पहुंचने के बाद उसने मुलाकात की, खूब इधर उधर घूमे फिरे, फिर वो वापस मुजफ्फरनगर लौट आया। लेकिन इसके बाद अब उसका दिल नहीं माना। अब उससे शाहनूर की दूरी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने कहा कि क्या करें? तो शाहनूर ने कहा तुम यहीं आ जाओ। अब वो देहरादून पहुंच गया। देहरादून जाने के बाद उसने कहा कि अब हम दोनों फिर अलग क्यों रहें, अगर रहना ही है तो फिर एक रेंट पे घर लिया और दोनों लिव इन में रहना दोनों ने शुरू कर दिया। शुरुआती इश्क के दिन बड़े अच्छे गुजरे, सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर धीरे धीरे राशिद ने महसूस किया कि जो शाहनूर है उसके ब्यूटी पार्लर जाने और आने का जो टाइम है बड़ा ऑड है। वो कई बार जाती है तो रात 2-2 बजे तक लौटती, कई बार लौटती ही नहीं है। शुरुआत में तो उसने पूछा नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब साथ रहने लगा, थोड़ा थोड़ा इश्क का बुखार कम हुआ, तब इन चीज़ों की तरफ उसका ध्यान गया और उसने शाहनूर से फिर पूछना शुरू किया। शुरू में शाहनूर ने उसको इग्नोर किया या कहा कि काम ज़्यादा है, लेकिन फिर हर दूसरे दिन की ये बात हो गई। वो लेट आती, वो टोकता और बीच बीच में नोक झोंक भी हो जाती। 26 दिसंबर 2023 ये वो रात थी जब राशिद घर पे इंतज़ार कर रहा था। शाहनूर पार्लर गई थी और उस रात वो करीब 2:30 बजे घर लौटी।
ये 26 और 27 दिसंबर की दरमियानी रात की बात है। तो जब वो लौटी तो उस दिन राशिद फिर पूछता है, वो फिर जवाब देती है। फिर राशिद उससे बोल पड़ता है कि ऐसी कौन सी तुम्हारी नौकरी है जहाँ 2, ढाई, 3 बजे तक पार्लर खुला रहता है। उसने कई बार कहा था कि मुझे शादियों का भी काम होता और ये, तो उसने कहा कि आमतौर पर बारात भी 12-1 बजे तक लौट जाती है, दुल्हन भी 9-10 बजे तक तैयार होकर मंडप में पहुंच जाती है, तो उसके बाद तुम्हारा क्या काम होता है। असल में बीच में अब राशिद को शक होने लगा था। शक ये कि शाहनूर पता नहीं ब्यूटी पार्लर में काम करती है, इसके आड़ में वो कुछ और काम करती है। दूसरा ये कि शायद उसका कोई और बॉयफ्रेंड है जिसकी वजह से वो मिलती जुलती होगी, इस वजह से लेट आती है। इस शक ने उसे एक तरह से शाहनूर के ऊपर गुस्सा दिलाना शुरू कर दिया। और 26 और 27 दिसंबर को भी यही बात हुई। जब वो 2:30 बजे लौटी, दोनों में इस बार झगड़ा हुआ। जब उसने ज़्यादा जोर देकर पूछा तो शाहनूर ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया और उसने कहा कि तुम अपने काम से काम रखो, मेरे पेशे के बारे में कुछ मत बोलना। इस बात पे अब राशिद को गुस्सा आ गया और उसी गुत्थम गुत्थी में अचानक उसने शाहनूर का गला पकड़ा और तब तक दबाता रहा जब तक कि उसकी सांसें टूट नहीं गई। थोड़ी देर के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके हाथों से शाहनूर का कत्ल हो गया। अब उसे लगा कि ये क्या हुआ, क्योंकि आदमी गुस्से में तो सब कर जाता है। उसके बाद जब एहसास होता है तब तक सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं। लेकिन अब रात को ये कत्ल करने के बाद वो पूरी रात जागा रहा और उसी लाश के साथ घर में रहा, उसी देहरादून की संस्कृति कॉलोनी में, और सोचता रहा आगे क्या करना है। इत्तेफाक से हाल के वक्त में बहुत सारे ऐसे क्राइम की घटनाएं हुई जिसमें लाश को ठिकाने लगाने की चीज़ें अखबारों में, टीवी पर दिखाई और सुनाई पड़ी। तो उन्हीं चीज़ों में उलझा रहा। फिर अगले दिन सुबह हुई, वो उसी शाहनूर का एटीएम कार्ड लेता है और मार्केट निकल जाता है, उसी शाहनूर की स्कूटी पर। स्कूटी घर के बाहर लगी थी, उसने चाबी उठाई, शाहनूर के स्कूटी पर बैठा और पहुंच गया मार्केट। मार्केट जाने के बाद वो वहाँ पे एक विशाल मेगा मार्ट है, वहाँ जाता है। सबसे पहले एक एटीएम से वो 17,000 रुपये कैश निकालता है। कैश निकालने के बाद वो विशाल मेगा मार्ट जाता है। वहाँ जाने के बाद वो एक बड़ा सा बैग ख़रीदता है, रस्सी ख़रीदता है, कुछ पॉलीथीन ख़रीदता है और फिर ये सब लेकर वापस घर आ जाता है। घर आने के बाद शाहनूर की लाश के हाथ पैर बांधकर और उसे उसी बैग में ठूंस देता है, उसके ऊपर पॉलीथीन डाल देता है और फिर बैग को बंद कर देता है। अब वो सोचता है कि इस बैग को लेकर कहीं खाई या जंगल में, पहले उसने सोचा कि मसूरी की पहाड़ियों की तरफ फेंक देंगे, लेकिन इधर कई ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। फिर उसे लगा कि अगर अंधेरे में जाऊंगा तो जगह जगह के बैरिकेड लगी होती है, पुलिस की चेकिंग होती है, और बैग बड़ा है तो पुलिस वालों की नज़र पड़ जाएगी और अगर बैग खोला तो रंगे हाथ पकड़े जाएंगे। उसने एक रिस्क लिया। उसने कहा रात को ख़तरा ज़्यादा है, क्योंकि रात को लोग सड़क पर कम होते हैं, गाड़ियाँ भी कम होती हैं और इतना बड़ा बैग एक स्कूटी पर लेके जाएंगे, किसी की भी नज़र पड़ती है। पर उसने कहा दिन में बहुत लोग घूमते हैं इस तरीके से, और पुलिस भी ये सोचेगी कि दिन में कोई किसी की इतनी हिम्मत कहाँ कि बैग में रखकर लाश को शहर के बीच से लेकर जा रहा हो। उसने यही चीज़ का फ़ायदा उठाया। उसने कहा जहाँ पुलिस ना सोचे वही काम कर दो। रात को उसने कहा ख़तरा ज़्यादा है, दिन में नहीं है। उसने अचानक दिन में ही 27 दिसंबर की दोपहर को इस बैग को बाहर निकालता है घर से, स्कूटी पर रखता है और स्कूटी लेकर निकल जाता है। देहरादून की सड़कों पर एक लाश को बैग में रखकर राशिद घूम रहा है और उसके बाद वो देहरादून से बाहर जाता है, अब सहारनपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर पहुंचता है। चूँकि मुजफ्फरनगर से देहरादून आना जाना उसका लगा रहता था, इसलिए से मालूम था सन्नाटा कहाँ है, खाई कहाँ है, जंगल कहाँ है। फिर करीब सहारनपुर रोड पे 6-7 किलोमीटर आगे जाकर एक जगह उसे पता है यहाँ पे खाई है और जंगल है। वो गाड़ी कच्चे रास्ते पर उतारता है अपनी स्कूटी को और ले जाकर वहाँ बैग फेंक देता है। बैग फेंकने के बाद अब वो उसी स्कूटी से मुजफ्फरनगर अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद अब उसे ये था कि शायद पुलिस अगर पहुंच गई, कत्ल का खुलासा हो गया तो यहाँ तक आ सकती है। वो फिर मुजफ्फरनगर से दिल्ली निकल लेता है, फिर दिल्ली में रहता है। फिर दिल्ली के बाद उसकी एक बहन पानीपत में थी, वो पानीपत पहुँच जाता है और पानीपत में ही एक नौकरी कर लेता और वहीं रहने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, अब 3 महीने बीत गया, दिसंबर से मार्च आ गया। उसे लगा कि ये केस किसी को पता ही नहीं है कि अब कोई कत्ल हुआ है या किसी की जान गई है।
क्योंकि अब तक अगर ये पता होता तो फिर मीडिया में, अखबारों में खबर आ जाती। लेकिन शाहनूर की कोई खबर ही नहीं आ रही है कहीं। या देहरादून में कोई बैग में लाश मिली, तो उसे लगा इसका मतलब है पुलिस अनजान है और उसे ये पता ही नहीं कि पुलिस इधर अपनी जांच कर रही है, मुखबिर लगे हुए हैं। उसके कुछ सामान पड़े थे उसी घर में, जो संस्कृति कॉलोनी में, और उसे उस सामान की ज़रूरत थी। जब 3 महीने उसने इंतज़ार किया और 3 महीने बाद उसने अचानक 30 मार्च को ये तय किया कि चलकर उस घर से सामान निकाल लेते हैं, क्योंकि अब तक तो शाहनूर का कुछ पता नहीं चला है, तो ये भी नहीं है कि उसका कत्ल हुआ या कहीं गायब है। अब वो पहुंच गया और इत्तफाक से मुखबिर की नज़र उस पर पड़ गई। मुखबिर ने पुलिस को इतला दी, पुलिस मौके पर पहुंची और उसी घर के बाहर घूमते हुए उसे पकड़ लिया। और इस तरीके से वो पूरी कहानी सामने आ गई। हाल के वक्त में लिव इन में रह रहे लोगों की इस खूनी और खौफनाक कहानियों का सिलसिला बहुत सारा हो गया। आफ्ताब पूना वाला श्रद्धा हो, मुंबई का वो साने और सरस्वती हो, दिल्ली की निकी और साहिल की कहानी हो, लखनऊ में अभी हाल में रिया और ऋषभ, इसके अलावा न जाने कितने लोग जो लिव इन में रह रहे हैं और फिर लिव इन में रहने के दौरान एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं और फिर लाश को ठिकाने लगाने के अलग अलग तरीके सोचते हैं, बट ये नहीं सोचते हैं कि एक दिन पकड़े जाएंगे। तो इस लिव इन में रहने के दौरान एक और कत्ल, और कत्ल के बाद लाश को छुपाने का एक और तरीके की सबसे नई कहानी है। तो सोचिए आप, 3 महीने तक एक लड़की एक बैग में बंद एक सुनसान जगह पर पड़ी रही और किसी को भनक तक नहीं लगा। तो ये थी आज की कहानी। कहानी ख़त्म करूँ वही उससे पहले अपना सिलसिला। आज मंदिरा दास, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मंदिरा जी। और ये पल्लव बर्मन की वाइफ हैं। साथ ही शकीना, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे शकीना। और रीता मेंडोजा, इनकी बिटिया हैं शकीना, और ये अभी इंडिया आई हुई हैं रीता जी, और मुंबई में हैं और इनका शायद थायराइड का ऑपरेशन है। तो ऑल द बेस्ट, ऊपर वाले से ही दुआ सब कुछ ठीक हो और आप अच्छी रहें हमेशा। और हैप्पी बर्थडे शकीना, शकाइना बल्कि, सॉरी, हैप्पी बर्थडे शकाइना। इसके अलावा मानवी, आज मानवी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मानवी। और ये भेजा है दुधांत गोंड साहब ने। मांगीलाल चौहान नागपुर से, निठारी केस का अपडेट, अभी कोई अपडेट नहीं है सर। हाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगभग ज़्यादातर मामलों में बरी कर दिया है, तो मनिंदर सिंह पंढेर तो बाहर हैं, कोहली अभी 1-2 केस में अंदर है। रमेश कुमार गुज्जर एक कहानी की फरमाइश की है। मनोज लुखार, थैंक यू सो मच मनोज भाई, मेल मिल रहा है और मैं कोई नाराज़ नहीं हूँ, और आपने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा, आप हमेशा सही लिखते हैं। साथ ही श्रीकांत बी, इन्होंने कहा कि ये जो कोर्ट में इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, क्या इसकी वजह जजों की ज़्यादा छुट्टी लेनी है? तो ऐसा नहीं है, हालांकि जज की कमी है, ये एक फैक्ट है। कई बार जज की छुट्टी की वजह से भी केस रुक जाता है, ये भी फैक्ट है। लेकिन और भी बहुत सारे हैं, वकील की तारीख लेना, तिकड़म गवाहों का गवाही पर ना आना, मुकर जाना, तारीख पे तारीख देना अलग अलग रीज़न से। मतलब एक वजह नहीं है हमारी इस सुस्त रफ्तार जुडिशल सिस्टम का, बहुत सारी वजह। साथ ही शमीम अंसारी, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।